हेलो स्टूडेंट्स, आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है न्यू चैप्टर वेव ऑप्टिक्स। अच्छा, वेव ऑप्टिक्स और हम इससे पहले जो पढ़ चुके हैं वो कौन सा था? रे ऑप्टिक्स। अच्छा देखिए, समझिए, लाइट की जो रे होती है, लाइट जो होती है उसका ड्यूअल नेचर होता है। रे भी होती है और वेव भी होती है। कुछ इफेक्ट्स तो जो होते हैं वो रे ऑप्टिक्स के अकॉर्डिंग समझाए जाते हैं, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स हो गया, जहाँ पे हम वेव फॉर्म कोई काम में ही नहीं ले सकते, ठीक है। और कुछ ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो हम केवल वेव से ही समझा सकते हैं, जैसे आपका इंटरफेरेंस वगैरह हो गया। तो इसलिए लाइट की जो स्टडी की जाती है, एक पार्ट तो हो गया जब हम उसको रे के रूप में मानते हैं कि वो सीधी जाती है ऐसा। और इसके ऊपर जो मेनली वर्क किया था वो किया था न्यूटन साइंटिस्ट ने। उन्होंने ऐसे बताया था कि हाँ, कार्डबोर्ड में यदि हम पिन होल करते हैं तो उन्होंने बताया कि हाँ, लाइट रेस बिल्कुल सीधी जाती है, रेस के रूप में जाती है। तभी वो यदि हम पिन होल को थोड़ा सा दो कार्डबोर्ड को ऐसे एक्सचेंज करते हैं तो लाइट रेस सीधी नहीं निकलती। तो उन्होंने न्यूटन साइंटिस्ट ने बहुत सारे इसके ऊपर क्या किए, एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है स्टूडेंट। और उसी के आधार पर उन्होंने बताया कि रे फॉर्म में होती है। अब इसी तरह से जो हमारी लाइट रेज होती है उसको हम, लाइट जो होती है उसको हम वेव के रूप में जब हम उसको स्टडी करते हैं, वेव फॉर्म के रूप में जब हम उसे स्टडी करते हैं तो उससे स्टूडेंट्स हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। वेव ऑप्टिक्स, जहाँ पे आपके हाइजेंस नाम से एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसके ऊपर बहुत वर्क किया, वेव के बारे में समझाया। और न्यूटन साइंटिस्ट ने आपने के रे के बारे में समझाया कि लाइट का नेचर रे होता है, ऐसा न्यूटन ने समझाया। उसके आधार पे उन्होंने अपने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब फिनोमिनास दिए। लेकिन जो हाइजेंस में थे साइंटिस्ट, उन्होंने वेव के आधार पर रिफ्लेक्शन, ओके, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, ये सब चीज़ें, इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें उन्होंने समझाई। तो बात आपको क्लियर हुई होगी, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। आप कंटिन्यूस सारे वीडियोस देखते हुए चलें, चीज़ आपको श्योरली समझ में आएगी। अब हम बात करते हैं कि वेव कहते किसे हैं। तो हमें पता है डिस्टर्बेंस इन ए मीडियम इज कॉल्ड वेव। कि किसी भी मीडियम में यदि कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है ना, जैसे आपने पानी के अंदर जैसे एक पत्थर फेंका तो वहाँ पे क्या निकली, वेव्स बन गई, डिस्टर्बेंस हुआ, ठीक है। और डिस्टर्बेंस के कारण ही जब भी किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है तो उसे क्या बोलते हैं, हम वेव बोलते हैं। ये बात आपको सभी को क्लियर है। अच्छा, वेव में क्या होता है कि पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेशन करते हैं और एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं, यही होता है। और जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, वो क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक, और क्या खुद क्या करते हैं, ऑसिलेशन। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाया है वेव का, जो कि हम पहले काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर यदि ये वेव का डायग्राम है, वेव इस तरह से बन रही है, तो ये पूरा डिनोट करेगा इसके वेवलेंथ को। पूरी एक साइकिल के अंदर जितनी भी लेंथ यदि कवर होती है, एक साइकिल की जो डिस्टेंस होती है उसको हम वेवलेंथ बोलते हैं, लैम्डा से डिपेंड करते हैं, डिनोट करते हैं। इसी के साथ एक साइकिल में लिया गया पूरा टाइम, इसको टी से डिनोट करते हैं, वन साइकिल का टाइम, ठीक है। साइकिल टाइम टी से डिनोट करते हैं। यदि मान लीजिए इसकी वेलोसिटी v है, ठीक है, तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप होता है v इक्वल्स टू म्यू लैम्डा, ठीक है, v इक्वल्स टू म्यू लैम्डा। ये रिलेशनशिप भी हम काफ़ी पहले पढ़ चुके हैं। इसी के साथ यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं जो ओमेगा होता है, एंगुलर वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है, 2πf। ये बात भी हम जान चुके हैं कि आपकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है किसी भी वेव की, वो कितनी होती है, 2πf। और यहाँ पे जो f होता है फ्रिक्वेंसी, उसको हम क्या लिखते हैं, फ्रीक्वेंसी को 1/t भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा की वैल्यू 2π/t भी आ जाएगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप ऑलरेडी जान चुके हैं, ये स्टूडेंट, जिसको आप पहले से बहुत कुछ जानते हैं इसके अंदर, कि हाँ, लैम्डा वेवलेंथ होती है। इस सब की टर्म्स की थोड़ी सी नॉलेज हमें होनी चाहिए वेव पढ़ने से पहले, ठीक है। अब जो यहाँ पे हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं वेव फ्रंट, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है जो कि आपको पूरे चैप्टर में काम आएगा। तो आइए हम वेव फ्रंट टॉपिक के बारे में जानते हैं कि वेव फ्रंट क्या होता है। तो आइए स्टूडेंट्स, हम वेव फ्रंट को समझते हैं। तो वेव फ्रंट की डेफिनेशन देखिए क्या होती है। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। अच्छा, इसके टर्म्स को समझिए। देखो, वेव फ्रंट जो होता है डिफाइन करता है लोकस को। लोकस मीन्स होता है पाथ, कि मान लीजिए कोई भी चीज़ किस तरह से चल रही है उसको बोलते हैं लोकस, ठीक है। तो देखिए, जैसे हम बात करें, एक हमने स्टोन डाला तो वहां से क्या हुई, वेव्स निकली। अब देखिए वेव्स निकल किस तरह से रही हैं, वो क्या हो रही है कि उसने पार्टिकल्स को क्या कर दिया, ऑसिलेट कर दिया। अब पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, ऑसिलेट हो रहे हैं, एक साथ ऊपर जा रहे हैं,
वो और बाकी वाले पार्टिकल्स को, वो कुछ पार्टिकल्स नीचे की तरफ जा रहे हैं, कुछ पार्टिकल्स ऊपर, इस तरह से ऑसिलेशन कर रहे हैं, वेव्स इस तरह से फैलती जा रही है, लेकिन पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे मान लीजिए स्टोन डाला तो यहाँ पे वेव बनी, और ये वेव किसी एक इंस्टेंट पे, देखो वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स ऑफ ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज एट ए गिवन इंस्टेंट। अब मान लीजिए मैं मान रहा हूँ कि जो सारी की सारी जो एक वेव की हम स्टडी कर रहे हैं कि वो वेव जब निकली है ना, वो वेव जब उठी है, वो वेव जब उठी है, ये वाली वेव जब ऊपर की तरफ उठी है, तो वो सारे, वो एक इंस्टेंट होगा, सबका टाइमिंग सेम होगा, और उस इंस्टेंट पे यदि हम क्या करें, सबको सेम फेज पे डिफाइन कर दें। ये पार्टिकल से मिलकर बनी है, सारे के सारे पार्टिकल्स का मैंने क्या कर दिया, एक पॉइंट लगा दिया, मतलब जहां तक वो ऊंची गई वहां पे क्या लगा दिया मैंने, पॉइंट लगा दिया। तो सेम फेज पे है सारे, सेम टाइम पे मैंने क्या कर दिया, पॉइंट लगा दिया, और जब मैं इसको मिला देता हूं तो ये बन जाता है इसका लोकस, और इसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। इसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट। देखो दोबारा समझिए मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे खड़ा हूं और मैं इन वेव्स को देख रहा हूं, ठीक है, मैं इनको वेव्स को देख रहा हूं, तो मुझे ये वेव्स जो है सर्कुलर मोशन में दिखेगी, पूरी की पूरी ऐसे सर्कल दिखेगा, ये पूरा का पूरा सर्कल बना हुआ है। बस यही हमें देखना है कि जब वेव्स सेम फेज में हो एक ही टाइम पे, तो जब उसका जो लोकस होता है ना वेव का, जो वेव का लोकस होता है सेम फेज में हो जब वेव, तो हम उसका जब लोकस को ड्रॉ करते हैं तो वो जिस तरह से दिखता है उसी को हम बोलते हैं वेव फ्रंट। उसी को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ से जब इसको देख रहा हूँ तो वो सारी लहर जो है, वो एक जो इसमें वेव जो बनी वो एक साथ ऊपर आई, और जैसे ही वो ऊपर आई तो मैंने क्या किया, सारे का या जो ऊपर ऊपर है सारे की पॉइंट डिफाइन करके उनको मिला दिया, तो लोकस बन गया। लोकस मतलब पाथ बन गया, और उस पाथ को ही स्टूडेंट मैं क्या बोल रहा हूँ, वेव फ्रंट। समझ में आया ना कि ये लहर जो है ऊपर उठेगी और ऊपर की तरफ उठेगी, तो हमने क्या किया, सारे पॉइंट्स को मिला दिया, तो मुझे कैसे दिखाई देंगे, उसी को मैं बोल रहा हूँ वेव फ्रंट। उनको मिलाने के बाद जो लोकस मैंने तैयार किया है, जो पाथ तैयार किया है, उसी को मैं क्या बोल रहा हूँ, वेव फ्रंट। ठीक है, अभी हम थोड़ा इसकी टाइप्स पढ़ेंगे तब आप चीजें और अच्छे से समझेंगे। अच्छा, ये बात समझ में आई कि वेव फ्रंट किसे हमने कहा, वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए मीडियम, कि किसी भी मीडियम में जो लोकस बन रहा है किसी पार्टिकल्स का, डिफाइंड एज द लोकस ऑफ ऑल पार्टिकल्स इन ए मीडियम वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। यदि वो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं और हम उनका लोकस बना दें, उनका पाथ बना दें, जैसे मैंने बताया कि तरंगे उठी हैं, ठीक है, और हमने उनका क्या बना दिया, सेम फेज पे पाथ बना दिया, ठीक है, और उसी पाथ को हम क्या बोलते हैं, वेव फ्रंट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम जो जानेंगे इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे कि वेव फ्रंट के टाइप्स कैसा होते हैं। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स हम इसके टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। टाइप्स के बारे में डिस्कस करने से पहले आप एक बात ध्यान में रख लीजिए, जो वेव फ्रंट होता है आप बस उसको इतना याद रखिए, शेप ऑफ द वेव। ठीक है, ये वेव्स की किसको बताता है, शेप के बारे में बताता है। जैसे अभी मैंने बताया कि जब मैं दूर से खड़ा हुआ उन वेव्स को देख रहा हूँ जो पानी में स्टोन डालने से आई हैं, तो मुझे एज ए सिलेंडर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो आप अपने दिमाग में रख लें शेप। और वैसे जब हम फिजिक्स के लैंग्वेज में इसका डेफिनेशन देंगे तो हम देंगे कि एक इंस्टेंट पे जो सभी पॉइंट्स हैं, सेम फेज में जो पॉइंट्स हैं, उनका यदि हम लोकस ड्रॉ कर दें तो वो वेव फ्रंट बना देता है। ये आपकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, कोई ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, कोई बहुत ज़्यादा इजी सी है, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। तो देखिए, स्फेरिकल वेव फ्रंट कब बनता है, तो अभी आपने देखा था, एक तो सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज ए पॉइंट। यदि पॉइंट, जैसे आपने स्टोन डाला और एक पॉइंट पे डिस्टर्बेंस हुआ और उसके कारण जो वेव्स बनी है, उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा, दैट इज द स्फेरिकल। If the source of disturbance is a point source, then the wavefront is spherical. जैसे अभी बताया मैंने आपको, यदि पॉइंट पे यदि डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके कारण जो वेव फ्रंट बनेगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है स्टूडेंट, और ये क्या होगा, उस पॉइंट से पूरी सभी डायरेक्शन में होगा, सभी डायरेक्शन में, उस पॉइंट से ऑल डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो a point source of light emits waves which spreads आउटवर्ड इन ऑल डायरेक्शन। तो ये बाहर की तरफ सभी डायरेक्शन में होगा। याद रखिएगा कि ये, इसको हमने क्या बोला है, वेव फ्रंट बोल दिया। ठीक है, और जो वेव फ्रंट होता है ना, हमेशा 90 डिग्री पे होता है, इससे वेव्स, इससे सोर्स से इससे क्या होता है, हमेशा 90 डिग्री की तरफ जाता है। ये बात क्लियर हुई, स्फेरिकल वेव फ्रंट क्लियर हुआ होगा। अब हम देखते हैं सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो यहाँ पे हम बोले, इफ सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इज ए स्लिट,
स्लिट मतलब एक लाइन हो इस तरह से, ट्यूबलाइट हो चाहे कुछ भी कह लीजिए, तो स्लिट देन द वेव फ्रंट इज सिलेंड्रिकल। तो इसका जो वेव फ्रंट बनता है ना इस वाली कंडीशन में स्लिट का, वो कैसा बनता है स्टूडेंट? सिलेंड्रिकल बनता है। और क्योंकि ऑल द पॉइंट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन सोर्स, क्योंकि इस यहाँ पे जो इस तरह से सिलेंड्रिकल बन जाएगा, क्योंकि इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सारे लाइन सोर्स से क्या होंगे? इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो ये क्या बनाते जाएंगे? हर एक पॉइंट सर्कल बनाता जाएगा और ये क्या बन जाएगा? पूरा सिलेंडर बन जाएगा। तो कोई भी लाइन के कारण, कोई भी स्लिट के कारण यदि जो वेव फ्रंट बन रहा है वो कैसा बनेगा? सिलेंड्रिकल बनेगा। हम टाइप्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो स्फेरिकल आपको आया समझ में कि जो भी कोई पॉइंट सोर्स होगा वो स्फेरिकल आपका वेव फ्रंट बनाएगा। इसी के साथ जो कोई भी एक लाइन होगी, स्लिट होगी, तो वो उस कंडीशन में सिलेंड्रिकल बनाएगी, क्योंकि उसका हर एक पॉइंट कैसा होगा? इक्वल डिस्टेंस पे होगा लाइन सोर्स से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं, जो थर्ड बात करेंगे, प्लेन वेव फ्रंट। तो देखिएगा प्लेन वेव फ्रंट स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम प्लेन वेव फ्रंट की जब बात करते हैं तो प्लेन वेव फ्रंट देखिए क्या होता है कि हम ये भी कह सकते हैं हाँ एक प्लेन के कारण जो वेव फ्रंट बन रहा होगा सेम प्लेन ही बनेगा। ठीक है, एक प्लेन के कारण जब भी बनेगा वेव फ्रंट तो इसी तरह से ऊपर बनेगा। ठीक है, तो इस तरह इसको हम क्या बोल देंगे? प्लेन वेव फ्रंट ही बोल देंगे, क्योंकि उसके ठीक है इसी तरह से होगा। यहाँ पे हम इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यदि एक पॉइंट सोर्स क्या बना देता है आपका वेव फ्रंट बनाता है कैसा? स्फेरिकल टाइप का। और यदि हम बहुत दूर जाते जाएं इससे, जब हम इस पॉइंट सोर्स से बहुत ज्यादा दूर जाते जाएं, बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे यदि हम स्टडी करें तो ये हमें क्या दिखाई देगा? प्लेन की तरह दिखाई देगा। जैसे हम अर्थ की बात करें कि अर्थ जो है धीरे धीरे बड़ी होती बहुत बड़ी है, तो अब हम जहाँ पे रहते हैं तो वो हमें राउंड नहीं दिखती है, तो राउंड शेप में, लेकिन वो हमें राउंड नहीं दिखती, प्लेन दिखती है, सरफेस दिखती है ना। सेम इसी तरह से तो इसको भी हम क्या बोल देते हैं कि जब हम किसी भी सेंटर से, किसी भी पॉइंट सोर्स से यदि हम बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस पे जाते हैं तो उसके जो वेव फ्रंट होते हैं स्फेरिकल, वो किसकी तरह बिहेव करते हैं? एज ए आपके प्लेन की तरह बिहेव करते हैं, अपीयर्स लाइक ए प्लेन की तरह दिखाई देते हैं। और इसी को हम स्टूडेंट्स क्या बोल देते हैं? प्लेन वेव फ्रंट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को हम क्या बोलते हैं कि स्फेरिकल वेव फ्रंट अपीयर्स एज ए प्लेन। तो यह जो स्फेरिकल बन रहा है वो हमें किसकी तरह दिखाई देगा? ऐसे प्लेन की तरह दिखाई देगा, और इसी को हम क्या बोल देंगे? प्लेन वेव फ्रंट। क्लियर हुई आपको बात? ठीक है, तो हमने तीन टाइप्स के जो आपके थे वेव फ्रंट पढ़े। और वेव फ्रंट होता क्या है? बावर से मैं बोल रहा हूँ, शेप ऑफ द वेव, कि वेव की शेप कैसी है। और जिसकी फिजिक्स में जो लैंग्वेज है मैंने आपको वो भी समझा दी है कि कोई भी लॉकस और वो सेम फेस पे जो लॉकस बन रहा है उसको हम क्या बोल देते हैं? वेव फ्रंट बोल देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, यहाँ पर आप एक बात समझिए कि यदि हमारा जो वेव फ्रंट बन रहा है उसकी यदि हम परपेंडिकुलर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो वो लाइन हमें बताएगी प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। वो हमें लाइट की डायरेक्शन बताएगी कि लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है, प्रोपोगेशन ऑफ लाइट। ठीक है, कि लाइट का प्रोपोगेशन किस डायरेक्शन में है। दोबारा सुनिएगा, यदि हम लाइन ड्रॉ कर दें परपेंडिकुलरली किसी भी वेव फ्रंट के मान लीजिए आपका प्लेन वेव फ्रंट है, इसके जब हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री, तो ये जो हमें बताएगा ये जो हमें बताएगी क्या देगी? हमें गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ ए वेव। ये हमें देगी गिव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ये हमें वेव के प्रोपोगेशन की, वेव किस डायरेक्शन में जा रही है उसके बारे में बताएगी। ठीक है, और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? रे ऑफ लाइट। इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? रे ऑफ लाइट। तो याद रखिएगा कि लाइट का प्रोपोगेशन कहाँ पे होता है? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइन पे। यदि वेव फ्रंट ये है, इसके परपेंडिकुलर यदि हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे मतलब लाइट रे जो वेव है आपकी वो जा रही है। ठीक है, तो वेव की डायरेक्शन यदि हम देंगे तो कैसे देंगे? वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो दी जाती है, गिव द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, की वेव इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये हो गया रे ऑफ लाइट। इसी को हम क्या बोलते हैं? रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता भी चुका हूँ। ठीक है, यदि मान लीजिए हमने प्लेन लिया और इस तरह से 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करी तो हमें रे ऑफ लाइट है,
और ये किस क्या बताती है, गिव द डायरेक्शन ऑफ वेव। टॉपिक क्लियर हुआ ये, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आगे, यहाँ पर हम देखते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। अच्छा, एक बात आपको दिमाग में क्लियर हो गई कि जो वेव फ्रंट होता है उसके लिए हम परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो वो किसको बताती है, डायरेक्शन ऑफ दी वेव को बताती है कि वेव किस डायरेक्शन में जा रही है। ये बात आप अपने दिमाग में रखिएगा कि प्लेन के परपेंडिकुलर जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो क्या बताएगी हमें, वो हमें बताएगी डायरेक्शन ऑफ दी वेव। और इसी तरह से डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर यदि हम प्लेन ड्रॉ करेंगे तो वेव फ्रंट बताएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम कन्वर्जिंग वेव फ्रंट के बारे में जानते हैं। तो मान लीजिए लाइट रेज आ रही है इस तरह से, और आपको पता है क्या कि लाइट रेज कन्वर्ज कर देगा, कॉनकेव लेंस है तो क्या, कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्ज कर देगा, और मान लीजिए इस पॉइंट पे आके मिल गई, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो लाइट रेज यदि मैं यहाँ पे प्लेन बनाऊं तो ये वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इनके परपेंडिकुलर मेरा क्या बन जाएगा, वेव फ्रंट बन जाएगा, वेव प्लेन वेव फ्रंट बन जाएगा। तो यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट बनता जाएगा मेरा, ठीक है। यहाँ पर यदि मैं बात करूं, अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तब लाइट रेज इसके ऊपर आएंगी तो जैसे ही, अच्छा कौन सी वाली लाइट रे, यदि मैं इनका नंबरिंग दे दूं 1 2, तो दोनों में से कौन सी लाइट रे इस लेंस के, इस मिरर के ऊपर पहले पड़ेगी, तो फर्स्ट नंबर वाली सबसे पहले पड़ेगी, क्योंकि देखिए इस तरह से शेप में है तो सारी आ तो एक साथ रही है, टाइमिंग सबकी सेम है, स्पीड सबकी सेम है, तो ये वाली रे सबसे पहले इसके ऊपर टकरा जाएगी, और इधर से ये वाली रे सबसे पहले टकरा जाएगी। तो जब ये सबसे पहले टकरा जाएगी तो इनका ये वाला पॉइंट जहाँ पे टकराया है वो यहाँ पे आ गया मान लीजिए, ठीक है। अब जो दूसरी वाली रे है ये थोड़ा बाद में जाके टकरा रही है, तो इसका सेम यही वाला पॉइंट, क्योंकि पॉइंट तो सारे सब साथ में चल रहे हैं, ठीक है, सारे साथ में चल रहे हैं ये, लेकिन इसको थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ा तो ये यहाँ पे ही पहुंचा। इसी तरह से यदि हम यहाँ पे बात करें तो इस वाली वेव का जो पॉइंट है वो यहाँ पहुंच गया, लेकिन इस वाली वेव का पॉइंट यहीं पहुंचा, ठीक है, तो इसने ज़्यादा ट्रेवल किया इसके कंपेयर में, ठीक है। और जब मैं इनको मिला देता हूँ, ये लोकस बन गया सेम फेस पे, और जब मैंने इनको मिलाया तो मेरे को इस तरह से लाइंस मिलती जाएंगी, ये तो किसी भी कन्वर्जिंग वेव फ्रंट कैसे बनता है, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, ठीक है, कन्वर्जिंग इस तरह से, ठीक है। ये एक होता है कन्वर्जिंग वेव फ्रंट, और कैसे बना आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कन्वर्जिंग वेव फ्रंट। इसी तरह से अब हम देखते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, एक बार बस समझना है और फिर आप इजीली बना पाएंगे। अच्छा, मान लीजिए रेज यहाँ पे आई, टकराई, ये क्या करता है, डाइवर्स कर देता है, डाइवर्स किया, मिलाते हैं जब पीछे की तरफ मिल जाती हैं, हम अभी उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से लाइट रेज आई, क्योंकि सारी आएंगी, इसने भी इसको डाइवर्स कर दिया, ये लाइट रे आई और इसने इसको डाइवर्स कर दिया। अच्छा, मुझे ये बताइए कि सबसे पहले जो लाइन डाइवर्स हुई वो कौन सी है, सबसे पहले ये वाली है, देखिए कि ये सबसे पहले टकराएगी, क्योंकि बीच में से क्या है, उठा हुआ और साइड में से पतला, सारी रेस आ तो साथ में रही है, तो यहाँ पे जो प्लेन बनेगा वो तो कैसा बन जाएगा, इस तरह से, जो वेव फ्रंट बनेगा वो तो प्लेन रहेगा, क्योंकि जब भी पैरेलल लाइन इस तरह से सीधी लाइन जा रही है तो उनका वेव फ्रंट कैसा बनेगा, प्लेन। अब हमें यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा बना, तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसा बना, तो ये वाली लाइन सबसे पहले टकराई, क्योंकि बीच वाला हिस्सा उठा हुआ है, तो ये वाली लाइन सबसे पहले टकराई, और इसका पार्टिकल ज़्यादा दूर तक जाएगा, इसका पार्टिकल यही वाला इसके कंपेयर में इतना ही डिस्टेंस ही चला, और यहाँ पे भी हम देखें तो ये वाला पार्टिकल ज़्यादा दूर तक गया, ये कम दूर तक ही जाएगा। तो इनको जब हम मिला देते हैं, ठीक है, इनको जब हम मिला देते हैं तो इस तरीके से ये हमारी क्या बनती रहती है, वेव फ्रंट बनता रहता है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। बात क्लियर हुई कि हमने डायग्राम कैसे बनाया। आप सभी वीडियो को देखा करें, समझने की कोशिश किया करें। वीडियो को आप दोबारा भी चला सकते हैं समझने के लिए, दोबारा पीछे कर सकते हो, वीडियो को कंप्लीट देखा करें स्टूडेंट, तब चीज़ें आपको शॉर्टली समझ में आएंगी। तो ये तो बना कन्वर्जिंग वेव फ्रंट इस तरह से, और ये बना हमारे पास डाइवर्जिंग वेव फ्रंट। तो दोनों बात आपको क्लियर हुई होगी कि कन्वर्जिंग वेव फ्रंट और डाइवर्जिंग वेव फ्रंट किस तरह से हमारे बने हैं। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हाइजेंस प्रिंसिपल है, देखिए जो हाइजेंस साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, इन्होंने वेव के बारे में समझाया था। अब इन्होंने हमें वेव फ्रंट के बारे में एक बात समझाई, देखिए क्या,
हाइजेंस साइंटिस्ट ने हमें समझाया, इन्होंने 3 पॉइंट्स कहे और 3 पॉइंट से इन्होंने चीज़ें समझाई कि एक्चुअली में होता क्या है। अच्छा, आप सभी को पता है कि यदि मान लीजिए इस तरह से डार्क रूम है, ठीक है, और यहाँ से हमने एक लाइट सोर्स डाला, तो यहाँ से लाइट रे इसमें एंटर हुई और लाइट रे जब इसमें एंटर होगी तो ट्रैवल करेगी। अब यहाँ पे यदि मान लीजिए मैंने एक दूसरा रूम भी है इस तरह से, अब मैंने देखा कि इस कमरे में भी उजाला आ गया, तो यदि हमने माना कि लाइट रेज जो है यदि इस तरह से जाती, वेव रे की फॉर्म में जाती, तो मान लीजिए यहाँ तक ही जा पाती। मान लीजिए हमने यहाँ, जैसे मान लीजिए छोटे से हॉल में से रोशनी आ रही है तो हमें पूरे कमरे में दिखाई देता है ना, जबकि वो तो ऐसे सीधी मूव करनी चाहिए थी। चलो कोई बात नहीं, हमने मान लिया कि उस वाले कमरे में वो फैल गई, उसका रीजन हमें समझ में आया कि चलो उसमें रिफ्लेक्शन हुआ होगा। लेकिन ये जो पास वाला रूम होता है, यदि जनरली हम बात करें तो उसमें भी हमें इसमें से कुछ रोशनी वहाँ पे पहुँचती है, लेकिन अब यदि हम इसको रे के फॉर्म में देखेंगे तो हमें समझ में ही नहीं आएगा कि वो इस रूम में कैसे पहुँची और इस रूम में भी सब जगह कैसे पहुँची। ठीक है, कहीं ज़्यादा दिखाई दे रहा हो, कहीं, तो उसका हमें रीजन जो मेनली जो समझ में आता है वो किससे समझ में आता है, हाइजेंस प्रिंसिपल से समझ में आता है कि ऐसा क्यों हुआ। हम उसको रे के फॉर्म में स्टडी नहीं करेंगे, हम उसे स्टडी करेंगे वेव के फॉर्म में। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा ये वाली बात भी कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, अच्छा इसके हम समझते हैं इसके कुछ पॉइंट्स। तो ईच सोर्स ऑफ लाइट इज ए सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम, इन्होंने 3 बात कही और 3 बातों में पहली बात मैं आपको समझा रहा हूँ कि हर एक सोर्स लाइट का किसकी तरह बिहेव करता है, सेंटर ऑफ डिस्टर्बेंस फ्रॉम विच वेव स्प्रेड इन ऑल डायरेक्शन, जिससे कि वेव्स निकलती हैं कि कोई भी वेव, कोई भी लाइट का जो पॉइंट होता है वो किसकी तरह बिहेव करता है, सेंटर की तरह बिहेव करता है, जिससे क्या निकलेंगी, वेव्स निकलेंगे। और अभी आपको पता है कि कैसी वेव्स निकलती हैं, स्फेरिकल। सेंटर यदि मान लें पॉइंट पोजीशन तो कैसी निकलेगी, स्फेरिकल वेवफ्रंट निकलती है। ऑल पार्टिकल्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स एंड वाइब्रेटिंग इन सेम प्लेन, सारे के सारे पार्टिकल सेम डिस्टेंस पे होते हैं, सेम प्लेन पे वाइब्रेट करते हैं। लाई ऑन द सरफेस नॉन एज वेवफ्रंट, और ये जिस अभी मैंने आपको बताया था उसको हम क्या बोलते हैं, वेवफ्रंट बोलेंगे। जहाँ पे वो पार्टिकल्स सेम फेज में है उनको हम क्या बोलेंगे, यदि हम उसको लोकस ड्रॉ करते हैं तो वेव फ्रंट। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हुआ कि मान लीजिए एक कोई भी पॉइंट है तो वो क्या बना देगा, वेव फ्रंट बना देगा, अपने चारों तरफ क्या बना देगा, वेव फ्रंट। अभी मैं इतना ही बना रहा हूँ क्योंकि अभी हम यहाँ समझते हैं कि इसमें हुआ क्या है। एवरी पॉइंट ऑन ए वेव फ्रंट, अब इस वेव फ्रंट पे जो भी पॉइंट होता है, इसमें मान लीजिए पॉइंट्स हैं, ठीक है, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं, क्योंकि इन पॉइंट्स को ही तो मैंने मिलाया है। वेव फ्रंट इन ए सोर्स ऑफ न्यू डिस्टर्बेंस विच प्रोड्यूस सेकेंडरी वेव फ्रंट। अब सुनिए, ये जो हर एक पॉइंट है वो अपना खुद का नया वेव फ्रंट बनाएगा। तो हर एक, आपको पता है कोई भी पॉइंट ये न्यू एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा। ये एक सोर्स था तो इसने इस तरह से बनाया, ये भी एक सोर्स है, ये भी सब सोर्स हैं, तो ये सोर्स भी कैसा बनाएंगे, स्फेरिकली बनाएंगे। तो इसने अपना स्फेरिकल वेव फ्रंट बना दिया, इसने अपना बना दिया, इसने अपना बना दिया। ठीक है, अभी इनको रहने दीजिए, जो जिनके आगे मैं सर्कल कर रहा हूँ उनको ही समझिए। ये इसने बना दिया और ये इसने बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से क्या बना देते हैं, वेव फ्रंट बना देते हैं। अब यहाँ पे हम यदि बात करें इसकी तीसरी बात की, तो ये तो हमारा मेन सोर्स था, इसने वेव फ्रंट बनाया, फर्स्ट प्राइमरी वेव फ्रंट बोल लीजिए आप इसे। ठीक है, इसने क्या किया, हर एक पॉइंट इसका खुद का वेव फ्रंट बना रहा है, तो वो भी कैसा बनाएगा, स्फेरिकल। अब इसने थर्ड बात क्या कही कि ओनली फॉरवर्ड एनवलप्स, जो हमेशा याद रखना कि जो वेव होती है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाती है। अभी आप थोड़ा आगे जाएंगे तब इसका एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, किरचॉफ्स के रूल से हम इसको समझते हैं, लेकिन अभी आप इतना बात ध्यान रखिए कि ओनली फॉरवर्ड एनवलप्स इनक्लोजिंग द टेंजेंट ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट ऑफ एन इंस्टेंट गिव द पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट। मैंने क्या बोला है कि जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में हमारे इनक्लोजिंग द टेंजेंट ऑफ द सेकेंडरी वेव फ्रंट, जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो हम इसकी किसी इंस्टेंट पे यदि हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें, यदि हम जैसे मान लीजिए हम सेम फेस वाले पॉइंट की एक इंस्टेंट पे यदि इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो हमें इस तरह से टेंजेंट मिलेगी। ठीक है, टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ये हमें एक नया क्या मिल जाएगा, एक नया वेव फ्रंट मिल जाएगा हमें। यदि हम इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर दें किसी इंस्टेंट पे तो ये हमारे पास क्या बना देंगे, एक नया वेव फ्रंट बना देंगी। तो इस तरह से इन्होंने 3 बातें कही। देखिए क्या, पहली समझिए कि कोई भी सोर्स होता है वो अपने चारों तरफ क्या क्रिएट कर सकता है, क्या क्रिएट करता है, वेव फ्रंट क्रिएट करता है। वेव फ्रंट इसने क्रिएट किया और सेम करता है, तो इसने सेम वेव फ्रंट सभी डायरेक्शन में कर दिया।
अब यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे इसका हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, एज ए सोर्स की तरह बिहेव करेगा। इसका जो हर एक वेव यहाँ पे जो पॉइंट है वो किसकी तरह बिहेव करेगा, सोर्स की तरह। तो हर एक सोर्स का यहाँ पे पॉइंट सोर्स हम इसको कंसिडर करते हैं, तो पॉइंट सोर्स का वेव फ्रंट कैसा बनेगा, उसका अपना स्फेरिकल बनेगा। तो इन सबका अपना अलग अलग भी बन गया, इसका एक बना और इन सबका अपना अलग अलग भी बन गया। अब उनके ऊपर हमने एक इंस्टेंट पे जब टेंजेंट ड्रॉ करी तो हमने देखा कि वो इस तरह से मिल जाएंगी, इस तरह से, ठीक है। इसको हमने जब मिला दिया तो हमने यहाँ पे ये मेरे पास क्या मिल गया, नया वेव फ्रंट बन गया। ऐसे करके इन्होंने 3 बातें कही। अब देखिए जो भी मैं आपको, ये बात तो क्लियर हुई होंगी, 3 ही पॉइंट थे। दोबारा सुन लीजिए कि कोई भी पॉइंट सोर्स होता है वो चारों तरफ हमने क्या बनाता है, कोई भी लाइट का सोर्स है वो सेंटर की तरह बिहेव करेगा और अपने चारों तरफ वेव फ्रंट बनाएगा। सेकेंड बात कि उस जो फर्स्ट वेव फ्रंट बना है उसके हर एक पॉइंट किसकी तरह बिहेव करेगा, सोर्स की तरह, और वो हर एक पॉइंट अपना खुद का वेव फ्रंट बनाएगा। ये देखो अपने अपने गोले बना लिए। अब इनके ऊपर जब हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं किसी इंस्टेंट पे तो वो हमें नया वेव फ्रंट दे देती है। ये 3 बातें कही बस इन्होंने, और इन्होंने इससे सारी बात समझा दी किस तरह से। देखिए इसको मैं रेस करता हूँ। अभी मैं जो आपको बात बता रहा था कमरे में बंद रूम की, तो यहाँ से जब लाइट रे आई तो इसने क्या बनाया, इसने अपने वेव फ्रंट बनाए और पूरे कमरे में लाइट फैल गई। अब यहाँ से हमने एक कमरा और बना दिया, तो यहाँ से क्या हुआ कि जब ये लाइट रेस इसमें गई इन्होंने अपने वेव फ्रंट बना दिए इस तरह से, ठीक है। तो लाइट रे क्या हुई कि पूरे के पूरे उसमें घूमती रही, ठीक है। इसलिए वो हमें कहीं भी अंधेरा नहीं दिखाई दे रहा, सब जगह लाइट रेस पहुंच रही है। किसके कारण, हाइजेंस प्रिंसिपल के कारण। बात समझ पाई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप सभी इस टॉपिक को 2 या 3 बार पढ़े, छोटा सा ही टॉपिक है जो आज पढ़ाया है, ठीक है। आपको चीजें शॉर्टली समझ में आएंगी आगे की, लेकिन यदि आपको यही चीजें क्लियर नहीं है तो फिर आपको आगे की चीजें समझ में नहीं आएगी। दिमाग लगा के कंसंट्रेशन के साथ वीडियो देखा करें, चीजें आपको शॉर्टली समझ में आएगी स्टूडेंट, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।